नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुई थी, या यूँ कह लें कि पुनर्परीक्षा हुई थी 9/12/2018 को पहले शिफ्ट में। इसके प्रश्नों को हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं व्याख्या के साथ। और मेरी क्लास आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि पीपीटी को तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो है इस एग्ज़ाम में हुए जितने भी जीके यानी जनरल नॉलेज और साइंस के क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। भविष्य में आने वाली क्लास में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। तो पूरा विस्तार से हम लोग इसको चर्चा करेंगे। दोस्तों, पेंसिल लिखने या चित्र बनाने के काम में आती है। इसमें एक आसानी से सरकने वाली पतली छड़ होती है जो प्रायः ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, जो कागज पर घिसकर अपने रंग के अनुरूप एक निशान छोड़ जाती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। चारकोल का उपयोग धातु कर्म में ईंधन के रूप में किया जाता है और औद्योगिक ईंधन के रूप में बारूद निर्माण के लिए, कलाकारी, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में किया जाता है। तो जो मैं विस्तार आपको बताता हूँ, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है दोस्तों, और उसका लिंक जो है टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को लड़ी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में है। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां गर्दी ने मराठों का साथ दिया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस युद्ध में दोआब के अफगान रेहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। यह युद्ध 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में दुर्रानी अर्थात अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ जो है इसमें शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो ये लोकपाल की स्थापना 1809 ईस्वी में पहली बार की गई थी। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने के निमित्त पद है। भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ होता है, एक बीमारी है कोढ़ दोस्तों। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है और भ्रष्टाचार को मिटाने और दूर करने के लिए विभिन्न देशों में समय समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों छपरा में। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छपरा में स्थित है। छपरा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यह घाघरा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। शोरा और अलसी तेल प्रसंस्करण यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है दोस्तों रिक्टर स्केल कहलाता है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। किसी भूकंप के समय भूमि के अधिकतम आयाम और किसी दृक्ष छोटे आयाम के अनुपात के साधारण लघुगणक को रिक्टर पैमाना कहते हैं। इसका विकास 1930 के दशक में किया गया था और 1970 के बाद भूकंप तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर अघूर्ण परिमाण पैमाना का उपयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो ये आरंभ की गई थी 1991 से 92 में। देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991 से 92 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका आरंभ वर्ष 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिले से किया गया। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोतूर में स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा 3 हाथी अभयारण्य को अनुमति दी गई है, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ के लेमरू व बादलखोड़ तथा एक अरुणाचल के देवमाली में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान में गिना जाता है। इस उद्यान का नाम ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया था। यह वन क्षेत्र कभी मराठा और मुगल शासकों का एक बड़ा शिकारगाह हुआ करता था। इसका क्षेत्रफल 354.61 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हिरण की है। इसे 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत और भी अधिक सुरक्षित बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर होगा वडोदरा। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए पहली बार राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय यानी कि NRTU की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रतिष्ठित संस्थान गुजरात स्थित वडोदरा में स्थित है। और रेलवे मंत्रालय के मुताबिक विश्वविद्यालय मानव संसाधन, कौशल और भारतीय रेल की क्षमता का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 2012 में। रुपे भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित ATM कार्ड है। इसे वीजा व मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जा सकता है। रुपे कार्ड को अप्रैल 2011 में विकसित किया गया था। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPSI ने विकसित किया है। रुपे कार्ड परियोजना में 17 बैंकों ने सहयोग दिया है। NPSI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक संस्था है जो 2009 से 12 के विजन डॉक्यूमेंट में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के लिए एक स्वदेशी कार्ड स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया। तदनुसार रुपे कार्ड स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया। रुपे कार्ड के लिए प्रायोगिक तौर पर लॉन्च करने के लिए NPSI अधिकृत किया गया। तत्पश्चात रुपे कार्ड के लिए प्रायोगिक तौर पर लॉन्च करने के लिए NPSI को अधिकृत किया गया और तत्पश्चात मार्च 2012 में कार्ड को लॉन्च कर दिया गया। तो फाइनल हमारा जो आंसर है ये 2012 में लॉन्च किया गया था रुपे कार्ड को। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्मल प्लास की खोज किसने की थी? तो थर्मल प्लास की खोज डेवोर ने की थी। सन 1892 ईस्वी में सर जेम्स डेवोर ने थर्मल प्लास का आविष्कार किया। इनका जन्म स्कॉटलैंड में सन 1842 ईस्वी को हुआ था। यह एक स्कॉटिश केमिस्ट और भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने वैक्यूम प्लास का उपयोग गैस के द्रवीकरण के अनुसंधान के संयोजन में किया था। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो ये अवधारणा दोस्तों USA में सबसे पहले लागू की गई, जिसको जनहित याचिका यानी
पीएलआई कहते हैं, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का एक प्रावधान है। यह अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग है। इसमें आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में आरंभ हुई थी। वहां इसे सामाजिक कार्रवाई याचिका कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा यह न्यायाधीश निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका पीएन भगवती ने प्रारंभ की थी। जस्टिस भगवती भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन पॉइंट्स को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय से संबोधित किया? तो ये किया सुषमा स्वराज। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने से हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राज्य भाषा स्वीकृत किया है। ये 6 भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। परंतु इनमें से केवल 2 भाषाओं को संचालन भाषा माना जाता है, जो कि है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संबोधित किया था। तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने कोशिश किया कि इसके साथ जितना हो सके आपको जीके उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। 23 से 24 नवंबर के मध्य साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन एरो सिटी नई दिल्ली में हुआ। साइबर स्पेस का यह 5वां वैश्विक सम्मेलन था। यह साइबर स्पेस और उससे संबंधित मामलों पर विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन था और इसका मुख्य विषय था साइबर फॉर ऑल, ए सिक्योर एंड इंक्लूसिव साइबर स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के वरिष्ठ अधिकारी, इंडस्ट्री लीडर्स और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। वे अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना था और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया था। दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज आपको काफी आ रही होगी, उसको आप इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, जिसके कारण से कि आपको बादल का भी आवाज आ रहा होगा, गरजने का, बारिश का भी आ रहा होगा। इसको आप इग्नोर करेंगे, थोड़ा प्लीज एडजस्ट कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ये लिंगानुपात जो है गोपालगंज में सबसे अधिक है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां पर लिंगानुपात 10:21 है। बिहार देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार का लिंगानुपात 2001 की जनगणना के अनुसार
2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में 926 से घटकर 921 हो गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो ये है दोस्तों 75 यानी कि 75 है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 199 देशों की सूची में भारत 67वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट पिछले 5 वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है। यह भारतीय पासपोर्ट की बढ़ती ताकत की है कि अब आपको विश्व के 25 देशों में बिना वीजा एंट्री और 39 देशों में वीजा ऑन अराइव की सुविधा दे दी जाएगी। वीजा ऑन अराइव से उस देश में पहुंचने के बाद आपको हाथों हाथ वीजा मिल जाता है। तत्कालीन समय में ग्लोबल पासपोर्ट में भारत का 75वां स्थान था। साथ ही साथ दोस्तों वर्तमान की स्थिति भी आप याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जो है जापान पहले स्थान पर है। पासपोर्ट इंडेक्स में जापान फर्स्ट स्थान पर है और भारत जो है अपना भारत इसमें 80वें स्थान पर है भारत। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों लैक्टोमीटर यंत्र का। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। टैकोमीटर का उपयोग वाहन की गति के लिए, पेरीमीटर का उपयोग किसी भी आकृति का परिमाप मापने के लिए किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो ये है दोस्तों रोहतास। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। बिहार में कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा 47.86% है। सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें तो ये सहरसा की है। सहरसा में सबसे कम महिला साक्षरता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये स्वर्ण क्रांति जो है हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से है। हॉर्टिकल्चर या बागवानी में फल, सब्जी, पेड़, सुगंधित और मसाले वाली फसलें तथा फूल सभी का उगना सम्मिलित है। हॉर्टिकल्चर में सभी आते हैं। हरित क्रांति दोस्तों कृषि से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली के उत्पादन से तथा लाल क्रांति जो है टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई जो है आपने मूवी देखी होगी, तो इस पुस्तक के लेखक जो है यान मार्टेल हैं। यान मार्टेल स्पेन में जन्मे कैनेडियन लेखक हैं जिनकी सबसे प्रसिद्ध कृति लाइफ ऑफ पाई के लिए उन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला है। यान की पहली कृति है 7 स्टोरीज जो कि 1993 में प्रकाशित हुई थी। 2001 में इन्होंने लाइफ ऑफ पाई को प्रकाशित किया, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? तो ये है दोस्तों अपना प्यारा देश भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो ये कारण है बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स एक खतरनाक और जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशुओं दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है। इस रोग के खिलाफ कार्य करने वाला वैक्सीन है एवं प्रतिजैविक भी उपलब्ध है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने इसके प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? तो नील सत्याग्रह आरंभ किया गया था दोस्तों चंपारण में। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन उस समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए व्यवस्था की हर बीघे में 3 भाग जमीन पर नील की खेती करनी होगी इसके विरोध में था।
इसलिए इसे नील सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी में। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। यह टोडा भाषा ही बोलते हैं, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। प्रकृति की गोद में साधारण जीवन व्यतीत करने के कारण ये लोग पशुधन से अपनी सामाजिक स्तर का आकलन करते हैं। जिस व्यक्ति के पास अधिक पशुधन होता है, समाज में उसका स्तर ऊंचा माना जाता है। टोडा लोग समूह में निवास करना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अग्नि बुझाने के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। मीठा सोडा या खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3 और इसका जो आयुपेक नेम होता है, नाम, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। NaHCO3 का उपयोग प्रति अम्लों के रूप में, सोडायुक्त पेय पदार्थ के रूप में और अग्निशामक के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होने के कारण आग तथा वायु के मध्य एक परत का निर्माण कर लेती है, जिससे आग का वायु से संपर्क टूट जाता है, वह आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों 2017 के करंट अफेयर से ही है। नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता? तो ये जीतने वाली थी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू दोस्तों एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी है। वह 2014 से नियमित रूप से 48 किलोग्राम श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं। चानू ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं। उन्हें खेल क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। चानू ने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम श्रेणी में रजत तथा गोल्ड कोस्ट में हुए 2018 संस्करण में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2017 में अनहाइम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित हुए विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना था और इनका संबंध मणिपुर राज्य से है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवधी साहित्य मूगा की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है कुतुबन ने। अवधी साहित्य मूगा की रचना शेख कुतुबन ने की है। इनका जन्म 1515 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और शेरशाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन थे। ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मृगावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में लौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधी तथा छंद दोहा और चौपाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? तो ये देश है यूएसए। यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा जो है यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी का लघु रूप होता है यूनेस्को। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई। भारत 1946 में इसका सदस्य बना। यूनेस्को के 193 देश हैं, 11 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से यूएसए ने बाहर होने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई दोस्तों 1977 में। कुछ अन्य समितियों को भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे बलवंत राय समिति की स्थापना 1957 में होती है। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में।
जीवी के राव समिति की स्थापना होती है 1985 में और एल.एम. सिंघवी कमेटी की स्थापना होती है 1986 में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 2017 में नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला के रूप में हम लोग जानते हैं लिग्नाइट को। भूरा कोयला को लिग्नाइट के रूप में जाना जाता है। लिग्नाइट निकृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला है। इसका रंग कत्थई या काला भूरा होता है तथा आपेक्षिक घनत्व भी पत्थर कोयला से कम होता है। यह वनस्पति ऊतक के रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 5 जून 2016 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। पोटेशियम आर्गन डेटिंग यानी कि के और ए आर डेटिंग का। के पोटेशियम का संकेत होता है और ए आर होता है आर्गन का। तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का विस्तृत रूप है। यह एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि है जिसका उपयोग भू आकृति विज्ञान और पुरातत्व में किया जाता है। यह आर्गन में पोटेशियम के एक समस्थानिक के रेडियोधर्मी क्षय के उत्पाद को मापने पर आधारित है। यह प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है पंचायत समिति के प्रमुख। पंचायत समिति भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करता है और इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी होती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत स्तर द्वारा तैयार की गई सभी भावी योजनाओं को संग्रहित करती है और उनका वित्तीय प्रतिबद्धता, समाज कल्याण और क्षेत्र विकास को ध्यान में रखते हुए लागू करवाती है तथा वित्त पोषण के लिए उनका क्रियान्वयन करती है। तो दोस्तों इसी तरह मेरा यही मतलब कि अंदाज है पढ़ाने का या समझाने का, कि जब तक ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन पढ़ो और भाग जाओ। तो अगर उसका डिटेल ना हो, अच्छे से समझ में ना आए, तो फिर क्या ही मतलब निकलता है। मैं मैराथन क्लास लेते आऊँ और एकदम बिल्कुल 2x की स्पीड में पढ़ के आपको आंसर बता के निकलता चलो, आपके दिमाग में ठहरेगा नहीं। तो अगर आप इस तरह की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों वास्तविक तौर पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो इसी ढंग की तैयारी दोस्तों इस चैनल पर आपको कराई जाएगी, बिल्कुल डिटेल में। इसके बारे में आप निश्चिंत रहेंगे। अगला प्रश्न है, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों हिलेरी मैंटेल। हिलेरी मैंटेल जो है, वुल्फ हॉल अंग्रेजी लेखक हिलेरी मैंटेल का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि चतुर्थ एस्टेट द्वारा प्रकाशित किया गया है। चतुर्थ एस्टेट बोलते हैं दोस्तों फोर्थ एस्टेट को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो नियोजन अवकाश कहा गया है 1966 से 1969 के बीच की अवधि को। पंचवर्षीय योजना एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इसे प्रत्येक 5 साल पर केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए शुरू किया जाता है। इसे योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता था, लेकिन 2014 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 और द्वितीय योजना का काल 1956 से 61 था। 1966 से 1969 तक कोई योजना नहीं चलाई गई, जिसे नियोजन अवकाश के नाम से जाना जाता है। नियोजन अवकाश यही है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो ये होती है लाल रोशनी में। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसमें सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक तथा इसके बाद बैंगनी रंग में होती है। ये दोनों रंग क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक अधिक मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसको रासायनिक समीकरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि 6 अणु लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 अणु लेते हैं जल का, और प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है ये ग्लूकोज का निर्माण करता है और 6 ऑक्सीजन के अणु को निकालता है, साथ में जल भी बनाता है। ठीक है, 6 अणु जल का निकलता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों कृष्णा सोबती को। 2017 का करंट अफेयर है। कृष्णा सोबती को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वर्तमान में जो है दोस्तों दामोदर मौजो को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दामोदर मौजो इनका नाम है। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2017 के लिए जो है हिंदी के शीर्षस्थ कथाकार कृष्णा सोबती को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी यानी कि सरस्वती माता की जो है कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों गया में। बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन 26 से 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, तथा अंतिम अधिवेशन 18 से 19 दिसंबर 1948 को हुआ था जयपुर में, और इसके जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के अध्यक्षता में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यह बैंक रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था के रूप में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास में आ रही समस्याओं को दूर करना था। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। 1857 से 1859 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसमें एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य जो है ये संबंधित है बिहार राज्य से। पाइका नृत्य झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं।
यह नृत्य बिहार के कुछ भागों में भी लोक प्रचलित है, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें प्यार से बाबूजी भी कहा जाता है। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 में लिखी। इसके अलावा उनकी और कृतियां बापू के कदमों बाबू, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। उन्हें सन 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कालाजार किस कारण से होता है? तो कालाजार जो है ये लिशमानिया के कारण होता है। कालाजार धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देसी रोग है जो एक कोशीय परजीवी या जीन्स लिशमानिया से होता है। अंदरूनी अंगों का लिशमैनियासिस बालू वाले जगहों पर पाई जाने वाली मक्खी या सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। लिशमानिया जो है दोस्तों, सिसका इस प्रकार अंदरूनी अंगों, आमतौर पर तिल्ली होगा यहाँ पे दोस्तों, तिल्ली, जिगर और अस्थि मज्जा पर असर करता है। इसके लक्षण में बुखार, वजन घटना और तिल्ली या जिगर में सूजन शामिल होते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष जो है वाडनगर, गुजरात में आरंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को वाडनगर, गुजरात से प्रारंभ किया। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है। इसमें डिप्थेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 टीके शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह कार्यक्रम 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त के थक्का जमने में क्या मदद करता है? तो ये जो है रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स की भूमिका होती है। प्लेटलेट्स थ्राम्बो में उपस्थित अनियमित आकार की छोटी अनाभिकीय कोशिका होती है। इसका व्यास 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। सामान्यतः किसी मनुष्य में रक्त के 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता है मानसी छिल्लर। तो मानसी छिल्लर एक भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता है, जो कि 2017 में जो है विश्व सुंदरी के ताज से नवाजा गया था इनको, तो इनको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है गेल को। गेल इंडिया लिमिटेड भारत का एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है और भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी है। इसमें प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला, अन्वेषण और उत्पादन, प्रोसेसिंग, संचरण, वितरण और विपणन सहित के सभी पहलुओं और संबंधित सेवाओं का समावेश है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? तो ये है दोस्तों ओडिशा। भारत में खनिज संपदा का विशाल भंडार है। यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। क्योंकि इसकी भूगर्भिक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का बड़ा योगदान है, इसलिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में खनिज संपदा वाले 50 क्षेत्र हैं और क्षेत्रों में लगभग 400 स्थलों पर खनिज मिलते हैं। भारत में लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है। सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य ओडिशा है। झारखंड कोयला उत्पादन के लिए, कर्नाटक सोना उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यह पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित एक योजना है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं जहां जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ठोस के रूप में। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती है। यह एक ठोस रूप में पाया जाने वाला तत्व है। इसका प्रतीक I व परमाणु संख्या 53 है। यह हैलोजन परिवार का तत्व है। यह थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ही शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। श्वास लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति सब कुछ बेहतर कार्य करे, यह आयोडीन पर निर्भर करता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2015-16 में भारत के किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया था? तो ये करने वाला था दोस्तों केरल। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय उत्पादन और उत्पादक राज्य के बारे में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र का उच्च सदन होता है जिसमें कुल 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गारा पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तो गारा पहाड़ियां जो है मेघालय राज्य में अवस्थित है। गारा पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारा हिल्स। यह मेघालय में गारा खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ मुख्यतः आदिवासी रहते हैं जिनमें से मुख्यतः गारो लोग हैं। शिलोंग मेघालय की राजधानी है, इन्हीं पर्वतों पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे नम स्थानों में से एक है। यह श्रृंखला मेघालय शीतोष्णकटिबंधीय जंगल परिस्थिति तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो ये की है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की जिसके द्वारा खड़ी बोली में काव्य भाषा की शुरुआत हुई। इन्होंने काव्य भाषा में
काव्य रचना ब्रजभाषा में करना आरंभ किया और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए। इनकी काव्य रचनाओं में कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी तथा प्रेम पथिक है। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी की आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कहानी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल है। प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे जिसमें से कंकाल, तितली और इरावती है। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ लिखित है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड या स्टार्लिंग है? तो ये है दोस्तों ब्रिटेन देश की मुद्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 233 के 1 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है तो ये पाया जाता है आमाशयिक रस में। पेप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है जो कि प्रोटीन के छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। यह पेट की परत की मुख्य कोशिकाओं में उत्पन्न होता है और मनुष्यों और कई अन्य जानवरों के पाचन तंत्र में मुख्य पाचक एंजाइमों में से एक है। जहां यह भोजन में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, पेप्सिन आमाशयिक रसों में पाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है बायफोकल लेंस का। यहाँ पर दर्पण नहीं होगा दोस्तों, यहाँ लेंस होगा। ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष हो जाता है, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसी दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण समायोजन क्षमता का कम हो जाना है। यह दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है। इस प्रकार के दोष से निवारण के लिए हमें द्विफोक्सी यानी बायोफोकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है तो ये समर्पित है दोस्तों मौसम हेतु। कल्पना 1 उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च पहला मौसम समर्पित उपग्रह है। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा 12 सितंबर 2002 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसे मैटसेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेघाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है तो ये संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंबा देवी मैंग्रोव कहाँ पर है? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में है। मुंबा देवी मैंग्रोव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मैंग्रोव एक ऐसी वनस्पति होती है जो खारे या अर्ध खारे पानी में पाई जाती है। मुख्यतः मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कील कैनाल जोड़ता है तो कील नहर जो जोड़ता है, ये जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, खासकर यूरोप के व्यापार के क्षेत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो अव्यवहार के मामले में जो है उस पर महाभियोग चल सकता है। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के लिए है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसके लिए 124 का 4 है और जो 5 217 और 218 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी का प्रावधान अलग अलग है।
महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए। अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। भारत में सुदूर संवेदन के सारे कार्यों का आयोजन एवं निरीक्षण राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है? तो ये जो जीन है दोस्तों, यही आनुवांशिक है। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंतः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना में मिलाते हैं तांबा और सोना। ठीक है, सोना में ज्यादातर तांबा मिलाया जाता है। इसके मिलाने से सोने के आभूषण तैयार किए जाते हैं। अगर शुद्ध सोने का आभूषण बनाया जाए तो आभूषण पिघल जाएगा, इसीलिए सोने में ज्यादातर तांबा और सोना मिलाया जाता है। सोना एक धातु एवं तत्व है। अगला प्रश्न है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ये निकलता है संवहन के सिद्धांत से। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण या संचरण का एक विधि है। किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। चिमनी से धुआं संवहन के सिद्धांत से निकलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। नामीबिया जो है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक है। इसके पड़ोसी देश में अंगोला, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका है। देश का पश्चिमी भाग कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के मूल निवासियों को बुशमैन दमाका जातियों के नाम से जाना जाता है। जर्मनी ने 1884 ईस्वी में इसको अपना उपनिवेश बनाया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र बन गया। नामीब मरुस्थल भी दोस्तों यहीं पर है। यहाँ की भाषा अंग्रेजी है और मुद्रा जो है नामीबियाई डॉलर है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी दल है। इस पार्टी की स्थापना जो है 1925 में 26 दिसंबर के दिन की गई थी, कानपुर नगर में। इसके संस्थापक एम.एन. रॉय हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। और 1928 में जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यप्रणाली निश्चित की थी। इस दल के महासचिव डी राजा हैं। चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हरियाणा राज्य से। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है मरकरी और आर्गन का मिश्रण। बल्ब के अंदर या ट्यूब के अंदर जो है प्रदीप्ति बल्ब या प्रदीप्ति नलिका एक गैस डिस्चार्ज बत्ती है जिसमें पारे के वाष्प को एक्साइट करने के लिए विद्युत विभव का उपयोग किया जाता है। यह समान मात्रा में प्रकाश पैदा करने के लिए साधारण बल्ब की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है, किंतु इनका आकार बड़ा होता है। इसमें मरकरी की एक सूक्ष्म मात्रा भी होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसमें आर्गन गैस भरी हुई रहती है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2015 से 16 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो इसमें दोस्तों उज्जैन को पुरस्कृत किया गया था, उज्जैन रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सतारा में। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हुआ था। इस आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। सतारा में सबसे अधिक समय तक चलने वाली
समानांतर सरकार की स्थापना की गई, सतारा में सबसे अधिक समय तक जो चली। यह आंदोलन भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पूरे जीके और साइंस को कवर कर लिया। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।